Hello, good morning students and viewers. Today we start some basic definitions for mirror. जो कल का टॉपिक था आपका वो कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको समझ में भी आया होगा. जैसे कल हो गया था आपका मिरर के इमेज जो होते हैं, इमेज कैसे बनते हैं या इमेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और इसी के साथ हमने पढ़ा हुआ था कि मिरर टाइप्स में कितने होते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस. किसके लिए? मिरर के लिए. ठीक है, चलिए आज देखते हैं. सबसे पहले मिरर को कंप्लीटली हम बना के देखते हैं क्या होता है. ऐसे एक मिरर बनाया हुआ था. मिरर के डेफिनेशन में बताया हुआ था कि मैंने एक प्रकार का हॉलो ग्लास होता है. एक हॉलो ग्लास होता है, उसमें क्या होता है, आपको एक हॉलो ग्लास लेना है. एक क्या करना है, हॉलो ग्लास लेना है और उसके कट पीस को अर्थात उसके पार्ट्स को सर्कुलर एरिया में बनाना है. ऐसे कुछ सर्कुलर होना चाहिए, स्फेरिकल टाइप भी हो सकता है. ठीक है, कंप्लीटली अगर सर्कुलर नहीं है तो वो स्फेरिकल भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर हमने एक हॉलो ग्लास लिया हुआ है जो स्फेरिकल शेप में रखा हुआ है या फिर आप कह सकते हैं सर्कुलर शेप में है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिरर बनाने के लिए इसको हाफ एंड पार्ट इसका हाफ पार्ट क्या कर देते हैं, रेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं. इसका हाफ पार्ट क्या कर देते हैं, रेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं. हाफ पार्ट ये जब पेंट हो जाता है, आधा पार्ट इसका किससे, लाल ऑक्साइड के पेंट से पेंट कर देते हैं एक तरफ का भाग. और जो दूसरा वाला भाग है, इसी के दूसरे पार्ट का भाग है, उसको हम क्या कर देते हैं, दूसरे वाले पार्ट को क्या करते हैं भैया, दूसरे वाले पार्ट को भी हम क्या कर लेते हैं, पेंट कर देते हैं. लेकिन अब की बार इसको जो पेंट करेंगे, मतलब जो एक कलई किया जाता है वो किससे किया जाता है आपका, हाँ सिल्वर या फिर किससे किया जाता है, पारे से किया जाता है. हमने एक साइड में क्या कर दिया, रेड ऑक्साइड का पेंट लगा दिया. इस साइड में क्या लगा दिया है, रेड ऑक्साइड का पेंट लगाया हुआ है. और जो अदर साइड है, इसी मिरर का दूसरा वाला साइड है, इसको हम पॉलिश कर देंगे. क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, जिससे ये चिकना बन जाए. पॉलिश क्यों किया जाता है, जब किसी भी साइड को हमें पूरी तरह से चिकना बनाना हो तो हम उसे क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं. मिरर को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं. तो मैंने एक हॉलो ग्लास लिया है, उसको सर्कुलर एरिया में कट किया है या शेप इसका ऐसा बनाया है कि ये सर्कुलर लगे या स्फेरिकल लगे. और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके मिरर का जो एक साइड होता है उसको रेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं और दूसरे साइड को पॉलिश कर देते हैं. अब ये पॉलिशिंग जो की जाती है वो या तो आपका सिल्वर से किया जाता है, या तो सिल्वर से किया जाता है या फिर पारे से किया जाता है. किससे किया जाता है, सिल्वर या पारा से किया जाता है. लेकिन जो अदर साइड है इस मिरर का, ये वाला, इसमें लाल ऑक्साइड का ही पेंट लगाया जाता है, तभी हम उसको कहते हैं कि वो एक प्रकार का मिरर है. कल यहाँ तक की बातें हो चुकी थी. आज हम बेसिक डेफिनेशन इसमें देखेंगे. ठीक है, अब इसके आगे हमारा क्या है कि जैसे हमें बेसिक डेफिनेशन बनानी है इसकी, तो जो मिरर बना हुआ है हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. देखो, एक सर्कुलर बना लेते हैं जिसमें पूरा मिरर है आपका, और दूसरा ये वाला, तीसरा भी कुछ ऐसा ही बना लेते हैं. तीनों को एक जैसा बनाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, कंप्लीट शेप है मिरर का, और ये उसका हाफ पार्ट है, ये भी उसका क्या है, हाफ पार्ट है. अब हमने क्या देखा था कि जैसे ये मिरर होता है, जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो क्या होता है, देखो ध्यान से, इसके एक साइड पर क्या होता है, कलई होता है, एक साइड पे पॉलिश होता है. ये तो आपको पता है, अभी जो बनाया गया था उससे उसके थ्रू आपको क्या पता चला कि एक साइड पर पॉलिश किया गया है और दूसरे साइड पर क्या किया गया था, रेड ऑक्साइड का पेंट लगाया गया था. अब हम इसमें भी देखेंगे कि एक में क्या कर देंगे, एक साइड पेंट कर देंगे. एक में क्या करेंगे, एक साइड पेंट कर देंगे और दूसरे साइड में हम इसको पॉलिश कर देंगे. एक साइड में पेंट करने के बाद दूसरे साइड में क्या कर देंगे,
पॉलिश कर देंगे। अब देखो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ पर ध्यान दो, मैंने कल बताया था कि आपका मिरर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो उसमें हमने बताया हुआ था कि जैसे ये आपका हाथ है एकदम मतलब पूरी तरह से क्या है, स्ट्रेट है, देखो हाथ पूरी तरह से स्ट्रेट है ना। अब मैं क्या करूँगी, अपने इस हाथ को थोड़ा सा राइट ईस्ट टू वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने अपनी इस पाम को ऐसे झुका लिया है, ईस्ट की तरफ झुक गया ना। अब देखो मेरे हाथ में यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा होल हो गया है, जैसे लग रहा है थोड़ा सा होल हो गया। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट करूँ तो ये काफ़ी देर तक कीप रह सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, अदर साइड पे आप ध्यान दे सकते हैं, ये भाग आपका निकला हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है, निकला हुआ है। अब हम इसको शेप से कंपैरिजन करते हैं। देखो ये हमारा शेप है यही, तो इस साइड का जो पार्ट है वो दबा हुआ है, इस साइड का पार्ट जो है वो उभरा हुआ है, दिख रहा है ना। अब जब कलई आपका ये जो पॉलिशिंग की गई है, पॉलिश देखो ये जो लाइन निकली हुई है, जो पॉलिश किया गया है, अगर ये मैंने बताया था उभरे हुए तल पर किया जाता है तो परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन किस साइड से होता है, इस दबे हुए तल से होता है, इस साइड से। जिस तरफ आपका होल है उस साइड से होगा, मतलब जिस साइड पे पॉलिश कर देते हैं उस साइड से कभी भी रिफ्लेक्शन शो नहीं होता। यदि आप उस पर लाइट रे इंसिडेंट भी कराएंगे तो भी वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो अब हमने इस पे लाइट, जब मैं इस पे जब लाइट क्या करती हूँ, इंसिडेंट कराती हूँ, ऐसे लाइट क्या कर रही हूँ, इंसिडेंट कराऊंगी, तो ये इसी साइड से क्या होगा, यहाँ पर लाइट रेज आपकी फैलेंगी, इसी साइड से रिफ्लेक्शन होगा, अदर साइड से नहीं होगा। अगर आप चाहें कि पॉलिश एरिया से करा दें तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर शो नहीं होगा। तो आप अपने इस फिंगर और ये पाम की हेल्प के से आप क्या कर सकते हैं, मिरर में डेफिनेशन आसानी से समझ सकते हैं कि जिसमें परावर्तन जो होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, यदि वो होल टाइप से हो, मतलब दबे हुए तल से होता है, तो वहाँ पर अवतल दर्पण होता है, मतलब कॉनकेव मिरर होता है। ये आपको बताया गया था ना, कॉनकेव मिरर। और यहाँ पर दूसरा साइड आपका क्या बताता है कि अगर आपका यही चीज फिर से वही सेम है, हथेली को स्ट्रेट करो, उसके बाद कुछ ऐसा ईस्ट टू वेस्ट करो, उसके बाद इसका थोड़ा सा बेंड करो, और बेंड करने के बाद जिस तरफ से आपका होल है ना, ये जो होल दिख रहा है, अब की बार हमें पॉलिशिंग ये उभरे हुए तल पे नहीं बल्कि इस साइड पर करना। अगली बार देखो मैंने इस साइड पे पॉलिश किया था, अब की बार मैं साइड, कौन सी साइड पे, होल साइड पे पॉलिश करूंगी। जब ये आप यहाँ से पॉलिश कर देंगे इस मिरर को, तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा क्या इस साइड से होगा, हाँ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब इस साइड से पॉलिश हो गया है ना, तो अब इस साइड से बिल्कुल भी आपका रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर आप लाइट इंसिडेंट भी करा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो अब आपकी जो लाइट रेज होंगी वो इधर से आएंगी, तो कुछ ऐसे ही इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेंगी। यहाँ से क्या होगा, ये लाइट जब यहाँ पर पड़ेंगी तो ये अपने आप रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि जब कोई सोर्स लाइट रेज के सामने आ जाता है तो वो लाइट 100% होती है कि वो रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि जैसे अभी तुम मान लो घर से निकल रहे हो, आपके घर का दरवाजा छोटा है, तो क्या करोगे आप, सर झुका के जाओगे या सर उठा के, कि मेरा दरवाजा है मैं सर उठा के ही जाऊंगा। अगर आप सर उठा के जाएंगे तो सर का भी बेंडिंग जो पोर्शन है वो काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक वो बढ़ जाएगा, इसलिए आप अपने सर को क्या करते हैं, नीचे करके तब बाहर जाते हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया था। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा कि मिरर में दोनों में कंफ्यूजन क्या है। कभी कभी जब हम लोग पढ़ते थे ना 10th में, तो हमें लगता था ना भैया इसका मुंह काहे उलट देते हैं, पहले समझ ही नहीं आता था कि ये उल्टा हुआ है, क्योंकि बुक में देखना बिल्कुल भी डिजाइन नहीं होता, मतलब ऐसे देखो एकदम बुक में आपको जब दिखाया जाता है ना कैसे होता है, देखो हल्का भी टेढ़ा नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे भैया दोनों सेम सेम है, ऐसे करके ऐसे ऐसे बनाया रहता है, ऐसे मतलब हल्का सा, एकदम हल्का सा झुकाव होगा। अब कहीं ऐसे कर देगा और फिर कहीं पर इस साइड से कर देगा,
अब देखो दोनों में क्या लग रहा है आपको कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं। कहीं कहीं क्या होता है कि इस फिगर को जो अलग अलग डायरेक्शंस में है ना, इसको भी क्या कर देता है, ऐसे एक ही डायरेक्शन में कर देता है। अब देखो यहाँ पर ये उठा दिया, अब ये वाला मैं क्या कर देती हूँ, अब रफ कर देती हूँ। देखो अब देखो, अब दोनों में समझ ही नहीं आता भैया ये कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। यहाँ पर अब कंफ्यूजन जनरेट होता है। ये बुक वाला जो भाषा है इसमें समझ ही नहीं आता है कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। बुक के थ्रू हम लोग क्या होते थे, कंफ्यूज हो जाते थे, भैया दोनों में कुछ नहीं है, बस जानबूझ के नाम चेंज कर दिया है। तो नहीं, जो आपको सच में पढ़ना है वो ऐसा कुछ होता है। फिगर को थोड़ा सा अगर बेंड कर दे तो आपको पहले से ही समझ में आ जाए, लेकिन वो बेंड नहीं करता, वो ऐसे ही बनाता है। तो यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू पता चला, एक में झुकाव जिस तरफ होगा उस तरफ पॉलिश नहीं होगा, अदर साइड पे होगा। एक में झुकाव की तरफ पॉलिश होता है, अदर साइड से रिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन पर बढ़ चलते हैं हम। बेसिक डेफिनेशन में क्या होता है, देखो अब हमने क्या किया, आपको मिरर काट के दिखा दिया पूरी तरह से कि मिरर क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें आपको दिखा दिया था ना। अब हम क्या कर रहे हैं, मिरर को एक सिंपल मिरर कोई भी ले लो, चाहे कॉनकेव ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कॉनकेव ही लो या कॉन्वेक्स ही लो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी पार्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक मिरर ले रहे हैं, इसको आप पहचान के खुद ही बताएंगे कि ये मिरर कौन सा है। जो हम मिरर बनाने जा रहे हैं ये मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स मिरर है, इसको आपको खुद ही बताना है। ये मिरर हो गया मेरा, ये मिरर है। अब आपको पहचान के बताना है कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, चलिए इसके आगे तब तक हम देखते हैं क्या होता है कि हम अब इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे डॉटेड लाइन के थ्रू हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली बात जो इसमें आती है कि सर्कल टाइप दे रहा है ना। अब ये जो हम घुमाव करके ये बना रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, जब किसी भी पॉइंट यहाँ पर क्या कर लेते हैं, किसी भी फिगर का सेंटर ले लेते हैं। खास करके जब सर्कल बनाना होता है तो उस टाइम पे हम क्या कर लेते हैं, एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर पॉइंट के थ्रू ही हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। ऐसे ही मिरर का भी अपना एक सेंटर होता होगा, तभी तो ये अपने आप में देखो कंप्लीट ये गोला कैसे बना है, ये तो हाथ से बना गया वो ठीक है, लेकिन जब आप गोला प्रकार का यूज करते हैं, ये देखो ऐसे करते हो ना, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे, तो यहाँ पर एक सेंटर बन जाता है, वही है आपका सेंटर, आपका नहीं, इस दर्पण का सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। सर्कल के बारे में मैथ वाले में बताया गया था आपको कि जैसे कोई सर्कल है, ये सर्कल है तो सर्कल में एक सेंटर होता है, ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं सेंटर, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं परिधि, और ये हमारा क्या होता है, केंद्र होता है, वर्जिन पॉइंट जिसको कहते हैं। अब यहाँ से जो सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस कहने का मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी ही त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी ही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अगर हम बात करें परिधि के इस छोर से, मतलब इस जो दर्पण है या जो सर्कल है, सर्कल का जो दूसरा किनारा है, साइड है, वहां से यदि किसी लाइन को हम सेंटर के थ्रू पास करते हुए फिर सरकमफ्रेंस के अदर साइड पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, अर्थात व्यास कहलाती है। आपको पता है ना कि उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ये डायमीटर कहलाती है। अब इसको व्यास कहते हैं। ये हमेशा क्या होता है, रेडियस का 2 गुना मतलब 2 गुना होता है, समझ रहे हो। ये
अब समझ में आना कि ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है और ये सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस हमेशा कितना होता है, 2 पाई के इक्वल होता है, मतलब कितने डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ से आपको ये बात समझ में आएगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है एक छोर की, वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। लेकिन अगर बोथ आर साइड से कोई लाइन पास करा रहे हो सेंटर के थ्रू, तो वो डायमीटर होती है। डायमीटर से समझ में आता है कि आप क्या इस साइड से भी डायमीटर बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन वो लाइन जो जाए एक जगह से दूसरे जगह पर, वो सेंटर से ही होकर जाए तो ही आपका क्या कहलाता है, वो डायमीटर कहलाता है। लेकिन आप अगर ऐसे करके फिर ऐसे कर देंगे कहीं से भी ऐसे, तो ये जीवा कहलाती है, जो सेंटर से जाती है वही आपका व्यास कहलाता है, बाकी क्या कहलाती हैं, जीवा कहलाती हैं। जैसे होम साइंस के स्टूडेंट्स को मैथ के बारे में नहीं पता होता है ना, तो वो ध्यान से देख लें, यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, और ये आपका केंद्र बिंदु होता है, ये परिधि होती है। वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्योंकि अभी जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ाने जा रहे हैं उसमें ये सभी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल मानी जाएंगी, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब ये समझ में आएगा तो ही आप आगे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है यहाँ इस साइड पे, कि अब हमारा जो सेंटर पॉइंट है, जैसे वृत्त का केंद्र, जैसे इसमें केंद्र है, ये एक वृत्त का शेप है, इसमें जो केंद्र है वो वृत्त का केंद्र है। सर्कल का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। ये भैया सेंटर ही गायब हो गया, देखो सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है। लेकिन अगर मिरर का सेंटर है तो मिरर का सेंटर ऑफ मिरर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। मतलब अब हम अगर बात करें, जैसे ये दर्पण है हमारा, दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, देखो वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है आपका, यहां देखिएगा, जैसे ये दर्पण है ना, अभी दर्पण जो बना हुआ था, तो ये जो केंद्र है यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यही क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जो दर्पण का केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र, जो वृत्त का केंद्र होगा वो वृत्त का केंद्र कहलाएगा। जैसे कोई पॉइंट है, जैसे मान लो ये आपका मार्कर है, मार्कर का जो मिडिल पॉइंट होगा, मतलब जो इसका सेंटर पॉइंट होगा वो मार्कर का सेंटर पॉइंट कहलाएगा कि नहीं, मतलब जो इसका मिडिल पॉइंट होगा वो मार्कर का सेंटर पॉइंट कहलाएगा कि नहीं, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर उसी का सेंटर कहलाता है। समझ में? इसकी अदर डेफिनेशन भी होती है, जैसे यही एक डेफिनेशन है इसकी, मतलब वक्रता केंद्र की, कि दर्पण का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। कहने का सेंस ये है कि यदि किसी मिरर का कोई सेंटर है तो वो सेंटर ऑफ मिरर ही कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी टॉपिक आती है, पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेसिक डेफिनेशन का पहला पॉइंट यही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, मतलब वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है। तो मिरर के सेंटर को ही सेंटर ऑफ क्या कहा जाता है, मिरर कहा जाता है। मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ मिरर कहा जाता है। दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब दूसरी बात आती है आपकी, सेंटर से ये जो सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस है, यहां से देखो सेंटर पॉइंट है, ये दर्पण का या फिर मिरर का क्या है, सरकमफ्रेंस है ना, यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती थी कि नहीं। जैसा सेंटर में ये क्या कहता है, सर्कुलर में मैंने क्या बताया था, इस शेप में सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ना, रेडियस आप सर्कल कह सकते हैं, मतलब वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, लेकिन अगर आप यही चीज, यही फॉर्मूला आप किस पर, इस मिरर पर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या अब भी आप कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल? नहीं, क्योंकि अब की बार सर्कल है ही नहीं, अब की बार हमने क्या लिया हुआ है, मिरर लिया हुआ है।
अब की बार हमने क्या लिया हुआ है, मिरर लिया हुआ है, तो अब हम इसको कहेंगे रेडियस ऑफ मिरर। क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ मिरर। रेडियस ऑफ मिरर का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या से ही, हिंदी से ही या फिर उसके रेडियस से ही ये बात पता चल जाती है कि आपका क्या इसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेंटर पॉइंट से मिरर के सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ मिरर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या इसी को कहते हैं। हिंदी में कहें तो दर्पण की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से यहां तक। अब बात आती है कि क्या मैम ये जो दर्पण बना हुआ है यहां से यहां तक ही त्रिज्या हो सकती है, तो नहीं, वहां पर केवल यही एक पॉइंट पर रेडियस हो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी रेडियस ही है। अब जैसे मान लो ये दर्पण है और यहाँ पर कलई किया गया है, तो हमने क्या दिया भैया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस नहीं है, ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है ये आपका रेडियस है। तो अभी भी गलत नहीं है, ये रेडियस है, समझ रहे हो, ये रेडियस है क्योंकि ये सेंटर से अभी भी सरकमफ्रेंस तक जा रहा है। जब भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाएगा ना तो वो रेडियस ही होगा, ये यहां से यहां तक रेडियस ही होगा, ठीक है। अगर यही लाइन आपका इस साइड पे आके झुक जाती है, यहां पर नहीं होती है, ये यहां पर नहीं होती है, ये मिरर के इस साइड में झुक जाती है, तो क्या अब भी सेंटर ऑफ मिरर है? ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मिरर है, क्योंकि सेंटर से मिरर के सरकमफ्रेंस तक जा रही है तो सेंटर ऑफ मिरर ही होगा ना। तो यहाँ पर ये रेडियस ऑफ मिरर ही होगा, समझ रहे हो। ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस होती है, इसलिए अब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप देखेंगे उसी का वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। जैसे हम मिरर के थ्रू देख रहे हैं तो मिरर के सेंटर पॉइंट से मिरर के सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस रेडियस ऑफ मिरर कहलाती है, ठीक है। वृत्त के वक्रता केंद्र से परिधि तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसकी अदर डेफिनेशन भी है, वो आपको इसके बाद बताई जाएगी, समझ रहे। अब इसके बाद हम आते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। क्या होता है एपर्चर ऑफ मिरर, जिसको आप कहते हैं दर्पण का द्वारक, मुहारा। भैया मुहारा का तो फलाने सोना बालू, जो आप लोग फोन में वीडियो देखते रहते हो जब ना, तो वॉल्यूम तेज कर लिया करो, क्योंकि जब मम्मी देखती है ना दूर से तो उनको लगता है बेटवा पढ़ाई नहीं कर रहा है बल्कि फ्री फायर देख रहा है या फिर चैटिंग कर रहा है। तो जब वॉल्यूम तेज करोगे ना तो घर के धमाकों से बच जाओगे, नहीं कहीं से आके बजड़ा दिए ना तो वही बेहोश हो जावा, फलाने उठा ला मोबाइल का वॉल्यूम तेज कर ला। देख इधर देखो क्या होता है कि आपको क्या देखना है, एपर्चर ऑफ मिरर। जैसे मान लो अब हमने क्या पढ़ा हुआ था, ये जो मिरर है मिरर में डायमीटर होता है, डायमीटर होता है कि नहीं। अब यहाँ सरकमफ्रेंस के वन साइड से अदर साइड तक अब हम सेंटर के थ्रू आएंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ये इनका मुहारा होता है भैया, ये इन्हीं में से अंदर जाते हैं, इसी में से अंदर जाते हैं। तो ये दर्पण का मुहारा इसीलिए कहलाता है। कहने का सेंस क्या है, एपर्चर ऑफ मिरर कब होगा, जब दर्पण का द्वारक, जैसे तुम्हारे घर का दरवाजा वैसे ही दर्पण का भी अपना एक दरवाजा होता है। तो वो कहता है एपर्चर ऑफ मिरर, इसका मतलब क्या है, एपर्चर ऑफ मिरर नहीं लिखा मैंने, एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर का मतलब क्या होता है, दर्पण का द्वारक। क्या होता है, दर्पण का द्वारक। तो इसमें एक जनरल सेंस क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो मिरर है हमारा, मिरर का डायमीटर ही एपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। मिरर का डायमीटर ही हमारा क्या कहलाता है, एपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये डायमीटर है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, क्योंकि सरकमफ्रेंस है वन डिस्टेंस वन साइड टू अदर साइड। अगर कोई लाइन क्या कर रही है, पासेस हो रही है किसके थ्रू, सेंटर के थ्रू, तो वो डायमीटर है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मिरर के वन साइड से दूसरे साइड तक जा रही है,
तो ये क्या कहलाएगी, आपका डायमीटर ऑफ मिरर कहलाएगा। डायमीटर ऑफ क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। डायमीटर ऑफ मिरर क्या होता है, वृत्त का व्यास ही, जैसे वृत्त का व्यास होता है वैसे ही इसमें दर्पण का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का व्यास ही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। समझ में आया, ये जो डायमीटर होता है यही मुहारा होता है, यही इसका द्वारक होता है। द्वारक का हिंदी शब्द मुहारा, वही जो घर का दरवाजा, समझ रहे हो, यही कहता है कि डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आई बात के लिए हुई। अब इसके बाद हम आते हैं अगले डेफिनेशन पर कि यहाँ पर जो अगले डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है, ध्यान से देखो, वो पूछा जाता है भैया पोल क्या होता है, दर्पण का पोल या फिर पोल ऑफ मिरर। दूसरे सेंस में आप क्या कर सकते हैं, पोल ऑफ मिरर, क्या कहते हैं इसको, पोल ऑफ मिरर, या फिर इसी को आप कह सकते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, देखो अब ये जैसे मान लो हमारा क्या है, एक दर्पण, दर्पण का हाफ पार्ट भी ले सकते हो, फुल पार्ट भी ले सकते हो, जरूरी नहीं हाफ पार्ट पे ही देखो, फुल पार्ट पे भी देख सकते हो। जो यहाँ पर होगा वही उसका वहां पर भी होगा। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं क्या होता है कि ऐसे एक हमने क्या कर लिया, एक ले लिया है आपका दर्पण, वो आप कोई भी दर्पण लो, उत्तल लो अवतल लो, कॉनकेव लो या कॉन्वेक्स, एक ही बात है। जैसे हमने दर्पण ले लिया है ना, अब दर्पण का एक मिड पॉइंट होता है, ये हमारा दर्पण है, इसका नाम हम M1 M2 ले लेते हैं। M1 M2 क्यों ले लेते हैं, क्योंकि मिरर को यम से डिनोट करते हैं, इसलिए हम M1 M2 ले सकते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसे यम डैश यम डबल डैश भी लिखा दिखाएगा, इसको डैश पढ़ते हैं तो ये नेमिंग है, जैसे सिंटू पिंटू मिंटू ये सब नाम होता है ना घर में बुलाने का, तो वही ऐसे इनको भी बुलाने का अपना एक नाम है, वो है यम डैश यम डबल डैश। समझ रहे हो, M1 M2, अब कुछ भी नाम दे सकते हैं, चिंकी पिंकी नहीं दे सकते ना, क्योंकि विज्ञान है तो इसलिए इंग्लिश वर्ड देना पड़ता है, और चिंकी पिंकी ज़्यादा अच्छा होता है। समझ रहे हो, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो मिरर दिया गया है इसमें एक मिड पॉइंट होता है। जैसे आप कुरकुरे की पैकेट खरीदते हो, मान लो आपको 5 पैकेट कहीं से मिल गया, या फिर 5 पैकेट किसी ने दिलवा दिया, अब उसमें से आपका आधा हिस्सा आपकी बहन को देना है, आधा खुद को खाना है, तो भैया कैसे करते हो, 2 पैकेट दे देते हो, फिर जो तीसरी वाली पैकेट बचती है, मतलब जिसमें ढाई करना होता है, उसको क्या करते हो, खोलते हो, फिर उसका पूरा कुरकुरे एक जगह निकाल के डंडी डंडी गिन के फिर एक दूसरे में बंटवारा कर देते हो, तो पता चलता है घर वालों को भैया आज बराबर इक्वल पार्ट में दोनों में डिवाइड हुआ है, ऐसा होता है ना। तो वही आपका मिड पॉइंट है, कहने का मतलब जहां पर आप आधा आधा कर देते हैं, जहां से आप क्या कर देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आधा आधा कर देते हैं, वो आपका मिड पॉइंट। जैसे इसका मिड पॉइंट कहाँ है, जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर का है तो इसका मिड पॉइंट 3 सेंटीमीटर पर होगा कि नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर पर मिड पॉइंट होगा। दर्पण का मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर। जैसे ये मान लो 6 सेंटीमीटर का दर्पण बना हुआ है ना, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच, दर्पण के मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इस दर्पण का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। आप इनकेस भी कह सकते हैं मिरर का मिड पॉइंट ही, किसी भी मिरर का, किसी भी बात कर रहे हैं मैं, जैसा कॉनकेव कॉन्वेक्स या फिर प्लेन मिरर भी हो गया, यदि उसके मिड पॉइंट की आप बात करते हैं, मिड पॉइंट, कंप्लीटली मिड पॉइंट समझ में आ रहा है ना, जो एकदम बीचों बीच होगा, ना आगे ना पीछे, एकदम बीचों बीच, वही आपका क्या कहलाएगा, पोल। दर्पण का पोल क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मिरर का मिड पॉइंट ही पोल ऑफ मिरर कहलाता है। मिरर का मिड पॉइंट ही क्या कहलाता है, पोल ऑफ मिरर कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, पोल का
का मतलब ही है मध्य बिंदु। और द्वारक का मतलब क्या है? ये जो व्यास है मतलब डायमीटर है, इसी को क्या कहते हैं? इसको एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से दर्पण के केंद्र से ये जो सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोले थे कि रेडियस ऑफ मिरर। मैंने आपको कहा था ना कि इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। मिरर जो आपका रेडियस ऑफ मिरर है, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है? जैसे ये हमारा पोल है, दर्पण का पोल मध्य बिंदु ही होता है, ये हमारा सेंटर है। क्या है? सेंटर है। मिरर का क्या है? सेंटर है। सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस, ये देखो ध्यान से दिख रही है ना, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ मिरर कहलाती है। देखो यही तो मैंने बताया था ना, सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो आप यहां भी कह सकते हैं सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस ही आपकी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ मिरर। सेकेंड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल कि यहाँ पर सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस ही आपकी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ मिरर कहलाएगी। सेकेंड डेफिनेशन है। आप इसको भी कहते हैं कि किसी भी मिरर का रेडियस ही रेडियस ऑफ मिरर कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं पोल से सेंटर या सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ मिरर कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद क्या होता है आपका? वक्रता, इसमें वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, दर्पण का ध्रुव हो गया। अब आपको क्या लगता है कि इसमें क्या नहीं बताया गया है? क्या लगता है क्या छूटा हुआ है? दर्पण का ध्रुव भी हो गया। मुख्य फोकस मतलब मेन फोकल क्या होता है, या फोकल लेंथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट की लेंथ, इमेज की लेंथ, ये सभी चीजें भी आपको देखनी है। तो ये सब चीजें भी देखते हैं हम। अब ले लेते हैं हम क्या, एक दर्पण ले रहे हैं। दर्पण का सेंटर भी यहाँ कर देते हैं, या फिर आप क्या कर लो, यहाँ इतनी दूर पर कोई ऑब्जेक्ट रख दो। मन करे मोमबत्ती रख दो, आजकल पढ़ने का ये टाइम चल ही नहीं रहा है, तो मोमबत्ती रख के दिखा दो। ठीक है, मोमबत्ती से मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, जिसका नाम क्या है? मोमबत्ती। ठीक है, या कैंडल कह सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के समांतर की रेखा जो कि किससे चलती है? ध्रुव से होके जाती है, वो हमेशा क्या कहलाती है? मेन एक्सिस कहलाती है। मेन एक्सिस का मतलब मुख्य अक्ष होता है। देखो मेन एक्सिस का मतलब क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? जो पोल से पैरेलल लाइन जाती है, पोल से जो लाइन पैरेलल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मेन एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। पोल से मेन जो लाइन जाती है वही आपकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस उसी को कहते हैं, या फिर उसी को मेन एक्सिस भी कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं जिस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नाम क्या है? कैंडल। मैंने क्या कर दिया? इस पर कैंडल रख दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ से कैंडल को जब मैंने क्या कर दिया? बर्न कर दिया, ये जलने लग गया। अब यहाँ से कुछ लाइट क्या होंगी? यहाँ से निकलेंगे और फिर ये धीरे धीरे होते हुए ऐसे क्या होती हैं? इस दर्पण पर जाके पड़ जाती हैं। ये लाइट यहाँ से निकली और ये पास होती हुई इस दर्पण से, अर्थात इस मिरर पर इंसिडेंट हो गई कि नहीं? अच्छा, जरूरी है कि सारी लाइट्स वहीं जाए? कुछ लाइट्स यहाँ भी आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं? ये आ सकती हैं ना। कुछ लाइट्स क्या होती हैं? उधर जाती हैं, और कुछ लाइट्स नीचे की ओर क्या होती हैं? बेंड हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे हम मान लो यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ मोमबत्ती रखा हुआ है आपके पास, यहाँ पर पढ़ते हुए हमने मोमबत्ती रखा हुआ है। अब इसको मैंने जला लिया है। अब यहाँ से जब ये लौ निकलेगा, लाइट निकलेगी, तो क्या ऐसे सीधे ही जाएगी या फिर नीचे ही जाएगी? पूरी एरिया में फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? और वो फैलाव क्यों होता है?
क्योंकि ये जो मोमबत्ती है या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आपने बर्न किया हुआ है, या जो आपको लाइट्स ऑन करने पर दे रहा है, उजाला जो प्रकाश मिल रहा है आपको, ये क्या करता है, अदर सरफेस से जाके टकरा जाता है। जैसे ये इसकी लाइट्स क्या हो गई, कुछ वॉल से टकराई, कुछ ऑब्जेक्ट से, कुछ कॉपी से, कुछ बुक से, कुछ आपसे टकराती हैं, और टकराने के बाद वो अपना एरिया बना लेती हैं, क्षेत्र बना लेती हैं। जैसे झगड़ा, जैसे लोग कहते नहीं है कि भैया ये मेरा एरिया है, लड़ने के बाद क्या कहते हैं, ये मेरा एरिया है, उसको अपना एरिया बना लेते हैं। बस वैसे ही ये क्या होता है, बर्न होने के बाद अपना एक एरिया बना लेता है जब टकरा जाता है। तो उससे क्या होता है, लाइट पूरी तरह से आपकी फैल जाती है। लाइट क्या होती है, पूरी तरह से फैल जाती है। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि जब यहाँ से ये कैंडल ऑन हुआ तो यहाँ से कुछ लाइट्स जाके इंसिडेंट हुई मिरर पर, और कुछ लाइट्स ऐसे नीचे की ओर चली आती हैं। फिर जब ये इनसे टकराती हैं तो टकरा के फिर इधर लौट आती हैं, ऐसे कुछ इस साइड से ऐसे लौट आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो होता है, यहाँ पर पोल होता है, पोल होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, जो सेंटर ऑफ मिरर, वक्रता केंद्र जो होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वक्रता केंद्र है आपका। अच्छा, वक्रता केंद्र जब आप बनाते हैं फिगर तभी आपको पता चल जाता है कि वो आपका सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया सेंटर। अब ऑब्जेक्ट की नेमिंग कर देते हैं ओ डैश। जरूरी ओ डैश क्यों किया है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, ओ फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ओ लिया है। पी क्यों लिया है, क्योंकि पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है, इसलिए वहां पर नेमिंग पी दिया है। यहाँ पर सी क्यों दिया है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, सी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बात क्या होता है कि यहाँ से हम देखते हैं कि ये लाइट क्या हो रही है, पासेस हो रही है ना। तो हमें अब पता करना है कि हमारा मेन फोकस क्या होता है। मेन फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, काफ़ी हद तक आपको समझ में भी आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछता है मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है, और इसी के समांतर दूसरी लाइन जा रही है जो लाइट रेज की है। अब ये प्रकाश किरणें जाती हैं और फिर दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष पर मिलती हैं, और फिर हो सकता है मिल भी रही हो सकता है ना भी मिल रही हो, क्योंकि लाइट हमें ये नहीं कहेगा कि आज मैं मुख्य अक्ष से मिला हूं और मिल के फिर मैं जा रहा हूं, ऐसा आपको बताने के लिए या मुझे बताने के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए हो सकता है मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये एक लाइट थी। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम हिंदी में बोल देते हैं क्या होता है मुख्य फोकस। तो दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, ये क्या है, मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है, मुख्य अक्ष, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से। कौन से एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से। के ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अब इस पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट जो आपको लाइट दे सके। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां से जो लाइट से इंसिडेंट होती हैं वो डायरेक्ट कहाँ इंसिडेंट होती हैं, मिरर पे जाके, और कुछ इधर साइड में निकल आती हैं। मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट्स क्या होती हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस से टकराती हैं। हो सकता है टकरा भी सकती हैं और नहीं भी टकरा सकती हैं, या फिर हो सकता है इनडायरेक्टली निकल आए, तो उसे ही क्या कहते हैं, इसे ही मुख्य फोकस या मेन फोकस कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, अच्छा ये जो किरणें हैं एक दूसरे से हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब समझते हो ना, समांतर का मतलब समझ में आता है ना, कि वो दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे। मतलब जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, इनकी जो गैपिंग है वो सेम हो। जैसे 2 आदमी हैं, एक ये है
ढकेलू प्रसाद और ये है एक चमनकली। अगर मान लो ये दोनों जा रहे हैं किसी रोड पर जा रहे हैं ऐसे करके, तो जो इनके अब घर वाले इनको क्या कर रहे हैं कि भैया अगर तुम दोनों साथ जाओगे झगड़ा कर लोगे, इसलिए तुम दोनों क्या हो रहे हो, थोड़ी दूर दूर से जाना। तो मान लो ये एक रोड से जा रहा है, ये दूसरे रोड से, इनके बीच की दूरी घर वालों ने पहले से डिसाइड कर दी है कि तुम 5 मीटर की दूरी पर चलोगे। जैसे कहा नहीं जाता कोरोना में कि कितने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैसे 5 मीटर की दूरी, झगड़ा नहीं तो हो जाएगा जरूरी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर 5 मीटर का क्या कर देंगे, हम डिस्टेंस ले लेंगे। 5 मीटर का इनको डिस्टेंस दे दिया। अब ये जैसे यहाँ से निकले हुए अपने घर से ना, अगर ये मान लो यहाँ से इलाहाबाद तक भी जाएं, इलाहाबाद या फिर बनारस या फिर सुल्तानपुर या कहीं भी आपका जाए, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज मेंटेन रहे कितने पे, 5 मीटर पर ही मेंटेन रहे। मतलब ये दोनों एक दूसरे से भिड़ने ना पाए और सही सलामत घर वापस आ जाते हैं, या फिर वहां से कहीं और निकल जाते हैं, तो समझ जाना उस टाइम पे कि ये क्या है, आपका पैरेलल लाइन। मतलब इन दोनों में जो लाइंस हैं वो पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के समांतर है। इन सेंस आप कभी भी जो पैरेलल लाइन होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, प्रतिच्छेदित नहीं करते, एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि कट जाएंगी तो वहां से एक नई लाइन जनरेट हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, आपको बताया हुआ है कि ये जो लाइट है वो मेन एक्सिस से पैरेलल साइड में जाती है। कौन सी साइड में जाती है? पैरेलल साइड में। तो जब कोई लाइट रे क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, जब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जब कोई लाइट रे हमें मिलता है, जब कोई लाइट रे हमें क्या होता है, मिलता है, और वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, वो लाइट रे क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, और फिर वो मिरर से टकराए, मिरर से क्या करे, टकराए, इंसिडेंट होने के बाद टकराए, टकरा कर यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस से आती है या लगता है इससे इंटरसेक्ट करती हुई निकल जा रही है, ये लाइन जो रेस आ रही है, हो सकता है इसे इंटरसेक्ट करे, हो सकता है ना भी करे, क्योंकि हमें अपीयर नहीं होता है लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो अगर लाइट यहाँ से टकराने के बाद या इंटरसेक्ट करने के बाद क्या होती है, यहाँ पर मेन एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है या फिर नहीं भी करती है, यहाँ से होकर पास हो रही है अगर, तो यही हमारा जिस पॉइंट से होकर पास करेगा वही हमारा मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। समझ में आया? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष, ये जो होता है ये मुख्य अक्ष ही होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहां पर मिलेगी वही आपका प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस समझ में आया कि यदि कोई लाइट रे जो मेन एक्सिस से हो, मेन एक्सिस के क्या है, एकदम पैरेलल है, और फिर वो मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद वो क्या करती है, मेन एक्सिस से या प्रिंसिपल एक्सिस से इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ही आपका क्या कहलाता है, मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस यही है। अब हम कुछ डिस्टेंस और भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा मुझे पता है।
तो अब हम अगली बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी बात कर लेते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? किसी भी वस्तु की दूरी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या होती है? यहां से देखिएगा, ये हमारा पोल है ना, ये क्या है? पोल है, ये पोल है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ही क्या कहलाते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाती है। मतलब दर्पण के ध्रुव से, अच्छा सभी दूरियां जो होती हैं ना, मिरर की सभी दूरियां जो होती हैं वो पोल से ही मेजर की जाती हैं। जितनी भी दूरियां होती हैं ना, वो सभी किससे मेजर की जाती हैं? पोल से। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो मिरर का पोल है, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? दर्पण से वस्तु की दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है? वस्तु की दूरी कहलाती है। ध्यान में समझ में आ रहा है ना? ये सभी दूरियां जो है वो ध्रुव से ही मेजर की जाएंगी। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज ये क्या होता है भैया? डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है? इसको कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। अभी तक हमने पढ़ा था वस्तु की दूरी। मैंने कहा दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है। तो प्रतिबिंब की दूरी किसे कहेंगे? जहां पर ये लाइन, जो लाइट रेज की लाइन जो होती है, जो मिरर से ये मिरर से आने के बाद मेन फोकस से होकर जो निकलती है, अर्थात जो मेन एक्सिस से इंटरसेक्ट होने के बाद निकलती है, और ये जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करने के बाद आती है, यहाँ पर जब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर देती हैं जिस पॉइंट पर, वही आपका इमेज बन जाता है, वही आपकी पिक बन जाती है। समझ रहे हो? आई डैश। अभी मैंने आई डैश इसलिए इसका नाम किया क्योंकि आई फॉर क्या होता है? इमेज होता है। आई फॉर क्या होता है? इमेज होता है, इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया था? आई दे दिया था। दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां नापी जाएंगी। याद रखना, यहाँ पोल से ही सभी दूरियां क्या होती हैं? मेजर की जाती हैं। अगर आप मिरर की जैसे ऑब्जेक्ट की दूरी मेजर कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। जैसे आप ये देखो, इमेज यहाँ पर बन रहा है ना, ये जो लाइंस हैं, लाइट रेज की जो लाइंस हैं, वो यहीं पर इंटरसेक्ट हो रही हैं कि नहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं? अब यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट होती हैं वही आपका इमेज बनता है, यही आपका चित्र बनता है। तो अब आती है बात जो आपको बताया गया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है? तो पोल से, कहाँ से? पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या कहलाती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज कहलाती है। मतलब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। देखो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसकी प्रूविंग कर सकते हैं। जो इसका न्यूमेरिकल होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, न्यूमेरिकल इसी पे लगता है, इसी फॉर्मूले पर। इसको निगमित करने के लिए आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं बाद में निगमन में आपको बहुत दिक्कत होगी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है। तो मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि पोल से इमेज तक की डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गई, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गई। अब आती है फोकस दूरी, मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ किसे कहते हैं? तो वहां पर आप देखेंगे फोकल लेंथ क्या होता है कि जो ये पोल है ना, पोल का ये आपका क्या है? मेन फोकस है या प्रिंसिपल फोकस है ना। तो यहाँ पोल से जो प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। मतलब दर्पण के ध्रुव से, किससे? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी। कहाँ तक की दूरी?
मुख्य फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। सबके डिनोशन से देख लेते हैं हम। जैसे अभी मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वहां पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से लिखते हैं, क्योंकि वो सेंटर होता है ना, इसलिए उसको किससे लिखते हैं, सी से। ठीक है। दूसरा टॉपिक होता है आपका रेडियस ऑफ मिरर। रेडियस ऑफ मिरर को किससे लिखते हैं, रेडियस ऑफ मिरर को किससे लिखते हैं भैया, रेडियस ऑफ मिरर को किससे लिखते हो, जो त्रिज्या होती है उसको किससे लिखते हो, अच्छा रेडियस में जैसे सेंटर पॉइंट से पोल तक की दूरी होती है ना, उसे ही तुम रेडियस कहते हो। तो रेडियस को आर से भी लिखा जा सकता है, चाहे स्मॉल आर लिखो चाहे कैपिटल आर लिखो, चाहे स्मॉल आर चाहे कैपिटल आर लिखो। अब इसके बाद आपको बताया गया था सेंटर हो गया और रेडियस हो गया। इसके बाद आपको क्या बताया गया था, पोल ऑफ मिरर। क्या बताया गया, पोल ऑफ मिरर किसको कहते हैं, पोल ऑफ मिरर का डिनोशन है P, क्योंकि पोल को P से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपका आता है अपर्चर ऑफ मिरर। तो इसको डिनोट करने के लिए भैया वही जो आपको बताए थे कि M1 M2 ले लो, M1 M2 या फिर M1 डैश और M2 डैश या फिर डबल डैश, कुछ भी, बस दोनों का नाम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है। ये अपर्चर ऑफ मिरर होता है। इसके बाद आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किससे लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ तक होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, U से डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं, V से। फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हो, फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हो भैया, स्मॉल एफ से। जो स्मॉल लिखा है उसको स्मॉल लिखना, जो कैपिटल लिखा है वो कैपिटल लिखना। क्यों, इनकेस देखो अगर आप यहाँ पर यू स्मॉल है ना, यू कैपिटल लिख देते हो तो ये यूनियन माना जाना लगता है, तुरंत उसको क्या पढ़ने लगते हैं, यूनियन पढ़ने लगते हैं। अगर V को आप कैपिटल लिख देते हो तो वो विभव बन जाता है, क्या बन जाता है, बोल्ट बन जाता है, विभव। और यहाँ पर जब आप F को कैपिटल लिख देते हो ना तो ये फोकल लेंथ मेन फोकस हो जाता है। अभी आपको बताया गया ना मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से लिखते हैं, स्मॉल f से नहीं। यदि आप इसको चेंज करेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा या आपका लिखने का तरीका भी गलत माना जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपका फोकल लेंथ आ जाता है, जैसे फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ नहीं, मेन या प्रिंसिपल फोकस को किससे डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को आप कैपिटल F से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस को, जो प्रिंसिपल फोकस है ना उसको आप किससे डिनोट करते हो, कैपिटल F से, कैपिटल F से। ठीक है, इसको आप कैपिटल F से डिनोट करते हो। सभी चीजें समझ में आई। ये है आपका मुख्य फोकस, ये है आपका वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का ध्रुव, उसके बाद दर्पण का द्वारक, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। ये सभी चीजें आपको समझ में आए। सारी डेफिनेशन हो चुकी हैं आपकी। फोकल लेंथ की डेफिनेशन आपको पता है ना कि दर्पण के पोल से जो फोकस तक की डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। अब यहाँ पर आपका सभी बेसिक डेफिनेशन जो मिरर्स के साइड से था वो सब खत्म हो चुका है। अब आपको डायरेक्ट निगमन पढ़ लेना है। ठीक है, प्लेन मिरर बचा हुआ है, प्लेन मिरर इसके बाद बताते हैं। ठीक है, यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होता है। कल आपका इसका लास्ट टॉपिक होगा जो निगमन पढ़ाया जाएगा, सबसे बेहतर टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक है। आपको इतना अच्छा बताया जाएगा कि आपको फिर से रटने की जरूरत नहीं होगी, बस 2-3 बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। रटना नहीं है, निगमन 10th में भी है, 12th में भी है। बने रहिएगा हमारे साथ, कल आपका बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है। इसी पर वीडियो को एंड करते हैं।